नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों दो घटनाएं हुई हैं महत्वपूर्ण। और पहली घटना थी पुंछ में आतंकवादियों ने अटैक किया और उसमें कुछ भारतीय जवान और अफसर शहीद हो गए। और इसी तरह एक दूसरी जो बड़ी जो खबर थी वो ये थी कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन का सरगना है हाफिज सईद, उसकी पार्टी और उसका बेटा चुनाव लड़ेगी। तो ये दोनों खबरें जो ज़बरदस्त देश भर में, भारत में और ख़ास तौर से यदि दक्षिण एशिया में देखें तो सुर्खियों में रही। इसके बाद भारत ने एक कदम उठाया और कदम यह उठाया कि पाकिस्तान से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की। आपको पता ही है कि हाफिज सईद मुंबई टेरर अटैक का मास्टरमाइंड है। और उस टेरर अटैक में जब सन 2008 में जब टेरर अटैक हुआ था, उस समय एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया था, अजमल कसाब। बाद में उसमें कानूनी कार्रवाई की गई और जो भारतीय कानून के मुताबिक पूरी प्रक्रिया के बाद, पूरे तमाम सबूत और गवाहों के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रही और अल्टीमेटली उसको फांसी की सज़ा हुई और उसको फांसी दे दी गई। ये इतना बैकग्राउंड है। तो हाफिज सईद जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट है और इसको यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट करार दे रखा है। आपको पता होगा कि इससे पहले यूनाइटेड नेशन में हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करने के लिए 4 बार प्रपोजल भारत और अमेरिका ने संयुक्त तौर पर रखे थे। लेकिन चूंकि इस मुद्दे पर चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान का फेवर किया और इस आतंकी को अंतर्राष्ट्रीय डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित नहीं होने दिया। अल्टीमेट लगातार चीन पर पूरी दुनिया का प्रेशर पड़ा। तो फिर उसके बाद चीन उसमें से जब नेक्स्ट टाइम 5वीं या 6ठी बार यह प्रस्ताव संयुक्त तौर पर भारत और अमेरिका द्वारा यूनाइटेड नेशन में लाया गया, उसके बाद जब पूरी दुनिया का प्रेशर चीन झेल नहीं सका और इस आतंकी का सपोर्ट नहीं कर सका, उसके बाद चीन एब्सेंट हो गया जब वोटिंग हुई उसमें। और चीन के एब्सेंट, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से एब्सेंट होने के कारण जो अन्य जो वीटो पावर थी, उन्होंने इसके खिलाफ प्रस्ताव पार किया और इसको घोषित तौर पर आतंकी यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित किया गया। अब इसके बाद प्रक्रिया ये हुई कि चूंकि अब यूनाइटेड नेशन द्वारा यह आतंकी घोषित किया गया और पाकिस्तान में आपको पता ही है कि आतंकियों के अड्डे हैं। रहा सवाल चीन का कि चीन ने इस मुद्दे पर क्यों पाकिस्तान का साथ दिया। तो आप जानते ही हैं कि चीन भारत का दुश्मन देश है और पाकिस्तान और भारत के रिश्ते तो आपको पता ही हैं कि पाकिस्तान शुरू से ही भारत के प्रति दुश्मनी का भाव रखता है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये चीन के कोई इस तरह के ना कल्चर के रिलेशन है, ना कोई सांस्कृतिक रिलेशन है। जो भी रिलेशन है, जिस तरह के कल्चर के, सांस्कृतिक या जातीय रिलेशन भी हैं, वो भारत और पाकिस्तान के हैं। तो चीन का मोटो केवल यही था, किसी भी तरह भारत को उलझाए रखना, भारत को किसी भी तरह से मुसीबतों में घेरे रखने की जो चाल है वो चीन शुरू से ही चलता रहा है। तो चीन ने तब भी यही चाल चली। हालांकि चीन पूरी दुनिया के सामने नतमस्तक हो गया और घुटनों पे आने के बाद उसमें से एब्सेंट हो गया। और आप जो को पता ही है कि पाकिस्तान तो पूरी तरह से टेरर स्टेट है एक तरह से, और कई दर्जनों वहाँ पर टेरर ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। लश्कर तौबा, जैश ए मोहम्मद और न जाने कितने सारे ढेरों संगठन हैं जिनको पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI और वहाँ की सरकार पालती पोसती रही है। खैर, फिलहाल ये मुद्दा जब उठा तो इस मुद्दे को लेकर बड़ी गर्माहट हुई। दोनों देशों से प्रतिक्रियाओं का आदान प्रदान हुआ। केंद्र सरकार ने, भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से मांग करी कि चूंकि ये जो आतंकी है इसको भारत को सौंपा जाए, ये मास्टरमाइंड है मुंबई हमलों का। लेकिन भारत के, पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया, वो तो आना ही था जवाब, क्योंकि पाकिस्तान तो जो देश खुद आतंकियों को पालता पोसता रहा हो, उससे ये उम्मीद तो कभी भी नहीं की जा सकती कि वो आतंकी को प्रत्यर्पित करेगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने का मौका देगा। तो पाकिस्तान ने पूरी तरह सिरे से नकार दिया, साफ तौर पे खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि भारत और
पाकिस्तान के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। प्रत्यर्पण संधि आप जानते हैं, दो देशों के बीच में लोगों को अदला बदली करने के लिए, अपराधियों को खास तौर से आदान प्रदान करने के लिए होती है। जब एक देश दूसरे देश के समक्ष जिसमें ऐसी संधि हो और ऐसे व्यक्ति आरोपी के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पेश करता है, तो दूसरा देश उस देश की डिमांड को पूरा करते हुए उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण कर देता है। तो यह पूरी एक वैधानिक प्रक्रिया है जो दो देशों में होती है। लेकिन इसके बाद संधि न होने के बावजूद भी यदि पाकिस्तान सरकार यह चाहती कि किसी भी तरह पूरी दुनिया में उसके माथे पर जो आतंकियों को पनाह देने का लेबल चिपका हुआ है उससे मुक्ति उसे मिल जाए और वो दाग उसके कुछ कम पड़ जाए, दाग हटेंगे तो कभी नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने आतंक फैलाया है, इसलिए वो दाग खत्म नहीं हो सकते, लेकिन ये कि उनको काफ़ी हद तक रबड़ से मिटाने का प्रयास किया जा सकता है। तो पाकिस्तान ने ये एक महत्वपूर्ण मौका था और बिना संधि के भी प्रत्यार्पण किया जा सकता है। वो संधि बाद में भी की जा सकती है, या पाकिस्तान ने यदि इस मामले में कुछ उत्साहजनक जवाब दिया होता तो सेम डे, एक ही दिन में ये संधि हो भी सकती है दोनों देशों के बीच में, और पाकिस्तान शहीद को भारत को सौंप सकता था। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये है कि शहीद को जब पूरी दुनिया से प्रेशर पड़ा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ से, परिषद से, जब इसको आतंकी अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया तो पाकिस्तान सरकार पर दबाव पड़ने लगा ज़बरदस्त तरीके से। इसके अलावा पाकिस्तान, आपको पता ही है कि फाटा की ग्रे लिस्ट में था। फाटा वो ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मनी का, पूरी वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें किसी भी देश को आतंकी कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार मानते हुए उस समूह में डाल दिया जाता है। उसके बाद उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी मदद होती है, जो फाइनेंस की मदद होती है, जो वित्तीय मदद होती है, वह तमाम उसकी बंद कर दी जाती है। तो पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देने के मामले में कई बार ग्रे लिस्ट में जा चुका है, फाटा की में, FATA की में। उसके बाद जब पाकिस्तान ने देखा कि अब चूंकि पाकिस्तान, आपको पता ही है, आर्थिक तौर पर भिखारी हो चुका है और कटोरा मांगकर पूरी दुनिया से भीख में जब कुछ आ जाता है तभी उसका पूरा देश उससे चल रहा है। तो इसके बाद प्रक्रिया ये हुई कि जब फाटा से निकलने के लिए पाकिस्तान पर ये, वहाँ से एक टीम आती है, वो बाकायदा ये देखती है कि जो आतंकी कार्रवाई है, जो आतंक के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई करी कि नहीं करी है। तो पाकिस्तान ने मजबूर होकर, लाचार होकर, विवश होकर, घुटने टेकते हुए और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करी। और बाकायदा जो पाकिस्तान के जो कोर्ट हैं, वो दिखावे के कोर्ट हैं होने को तो वहाँ पर, लेकिन जो भी कार्रवाई हुई, चाहे वो औपचारिक तौर पे हुई, हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमा चलाया गया और मुकदमे में उसके खिलाफ जो भी साक्ष्य आतंकी कार्रवाइयों को पालने पोसने और टेरर को फैलाने बढ़ाने के लिए जो आरोप लगाए गए, उनको साबित मानते हुए वहाँ की अदालत ने उसको 31 साल की सज़ा सुनाई। लेकिन आप ये देखें कि हाफिज सईद पाकिस्तान का जो है वो दामाद से कम नहीं है। वो उसकी ऐसी खातिर तवज्जो उन्होंने की कि उसको जेल में डालने के बजाय हाउस अरेस्ट कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान के कई प्राइम मिनिस्टर जेल जा चुके हैं, तमाम नवाज शरीफ जेल जा चुके हैं, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल जा चुके हैं, जो अंतरिम लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, इमरान खान, वो अभी जेल में ही मौजूद हैं। मतलब यह व्यक्ति, आप ये देखिए, आतंकी का प्रभाव देखिए पाकिस्तान की आवाम पर और सरकार पर, कि ये व्यक्ति हाउस अरेस्ट है और जो प्रधानमंत्री हैं वो कई बार जेल आ जा चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये आश्चर्य की बात है। ये एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ अपराधी और जहाँ आतंकी ही एक तरह से राज करते हैं, वहाँ पर कहने कोई सरकार है। हालांकि वहाँ फरवरी में शायद 8 तारीख को चुनाव होने, इसके बावजूद भी आप देखिए कि उसका हाउस अरेस्ट ही दिखाया गया। यह दिखाने के लिए, केवल फाटा से बचने के लिए, उस ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए, ताकि पाकिस्तान को विश्व IMF से या वर्ल्ड बैंक से आर्थिक मदद हासिल हो सके। तो दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर जब भारत ने पाकिस्तान से मांग करी कि हाफिज सईद को भारत को सौंपा जाए, तो इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का ज़बरदस्त रिएक्शन सामने आया। पाकिस्तान के अवाम का रिएक्शन, वहाँ के सोशल मीडिया का रिएक्शन, वो देखने लायक रिएक्शन है। मिश्रित प्रतिक्रिया हैं लोगों की कि इस तरह के लोगों को वहाँ से निकाला जाना चाहिए, इन्होंने पूरे कंट्री को, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। कुछ लोग उसके फेवर में खड़े दिखाई दिए, वो नासमझ और कम बुद्धि के लोग हैं, जिनको शायद भगवान ने और खुदा ने अकल कम दी हो, जो ऐसे आतंकियों का फेवर वहाँ करते हैं। आप इस पूरे वीडियो को देखिए और पाकिस्तान की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं,
साथ में मैंने वो भी आप में से इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना इस चैनल को नहीं भूलें और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। जैसे कि हाफिज सईद के ऊपर 2024 में जी इंडिया की जानिब से एक नई डिमांड आई है कि हाफिज सईद को हमारे हवाले कर दो। हाफिज सईद के बारे में बताया जाए तो फिल वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर उन्हें कैद किया गया है और उनको अपने घर में ही जो है उनकी जेल बना दी गई है। लेकिन 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पड़ोसी उसको डिमांड कर रहे हैं। पाकिस्तानियों से बात करेंगे क्या 2024 की शुरुआत हम हाफिज सईद को उन्हें गिफ्ट करके करेंगे। जी, हाफिज सईद हमारा हीरो है। अच्छा, ठीक हो गया। तो हम किसी भी कीमत पे इंडिया की ये बात नहीं मान सकते, ना उनके हवाले करेंगे। वो कौन होते हैं अच्छा। जो हमसे ये कहें कि हाफिज सईद को हमारे हवाले कर दो। अच्छा। हम क्यों करें? हम नहीं कर सकते। वो हमारा हीरो है। यहाँ पे नज़रबंद किया, हमारे हुक्मरान ही गलत हैं। अच्छा, ठीक है ना, वो कोई एक्शन लेते हैं ना उसे लेने देते हैं। अच्छा। जब वो कोई एक्शन लेता है उसको नज़रबंद कर देते हैं। आपने कहा हाफिज सईद आपका हीरो है, ऐसा उसने क्या किया? कोई 5 खसूसियात बता दो कि वो आपका हीरो है। क्या किया करना, किस लिए नज़रबंद करते हैं? ये जो अच्छा काम करता है कोई भी है उसको नज़रबंद कर देते हैं। किसी के मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा के पाकिस्तान भागा नहीं, अच्छा काम है। वो दहशतगर्दी तो नहीं करता। 26/11 में उसका नाम आ रहा है। हमारे मुल्क में जो मर्जी दहशतगर्दी कर जाए हाँ। और वो उसको रोकेगा भी तो उसको दहशतगर्दी कह देंगे ये लोग। ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर आपको पता है 26/11 जो अटैक हुआ और अमेरिका के अंदर भी कुछ अटैक्स हुए जिनमें उनका नाम आता है, इसलिए तो आर्मी ने उसको नाम कैद उनका किया हुआ है। आता है, चाहे जो मर्जी इल्जाम दे किसी को। ठीक है, अच्छा। कोई सबूत नहीं है ऐसा, कोई अपने पास ही वो इल्जाम लगा देते हैं। वो कभी ऐसा नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अवैस रियाज भट्ट। आपका नाम? अहमद सुबानी। क्या करते हैं सर? मैं जर्मनी से आया हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं कनाडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जबरदस्त हो गया। आप ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जी कनाडा। करते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो वैसे तो पाकिस्तानी है ना? जी 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 जी। ठीक है। तो टॉपिक ये है कि अभी इंडिया की तरफ से खबर ये आई है कि जो हाफिज सईद है, जो मतलब ये है कि इंडिया को वांटेड है बहुत से केस में और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो टेररिस्ट डिक्लेयर है, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें हाफिज सईद वापस दिया जाए, जो मतलब उसके ऊपर केस है वो हम उसको लेके चलेंगे। क्या कहते हैं? अभी उनकी बारे में खबर ये है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनका बेटा भी जो है वो इलेक्शन का हिस्सा ले रहा है। नहीं, वापस तो नहीं देना चाहिए। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ, तो यहाँ पे कार्रवाई उनके खिलाफ उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर सबूत इंडिया नहीं दे रहा, तो फिर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को वापस दिया जाए। ये देखें, ये एक लॉजिकल बात है कि भाई अगर सबूत, और लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने जो उनसे इंटरनेशनल कोर्ट में भी उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, यूनाइटेड नेशन में भी वो डॉक्यूमेंट जो उनसे हैं वो जमा करवाएं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट किया इंडिया ने कि भाई हमारे पास ये डॉक्यूमेंट हैं, इसकी बिना पे हम ये डिक्लेयर करते हैं या साबित कर सकते हैं कि भाई वो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये तो अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं बाहर के मुल्कों में, तो वहाँ की एक उन्होंने कमेटी बनानी चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट में। पाकिस्तान से भी लोग जाएं, पहले वो कागजात पे तफ्तीश होगी वो सही भी हैं कि नहीं। अगर वो सही है तो फिर मामला आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हाफिज सईद जो अभी या उनका बेटा जो है वो इधर इलेक्शनों में हिस्सा ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या लगता है वोट मिलेंगे? मेरे ख्याल से तो मिलेंगे। जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो उनको मानते हैं, वो तो वोट देंगे। लेकिन देखिए, उनके बेटे का हाफिज सईद से कोई तल्लुक नहीं ना, वो तो अपने तौर पर लड़े हैं ना। अब हम लोग उनका कह रहे हैं कि उनके बेटे यानी कि उनको छोड़ दें। अभी वो अपनी तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको लड़ने दिया जाए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? हर बंदे का हक है। बिल्कुल हक तो है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी, सिर्फ ये भी मैं क्लियर करता जो सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, पाकिस्तान में भी जो हाफिज सईद की पार्टी है वो जो है वो काला दम है, यानी कि वो इलेक्शनों में हिस्सा नहीं ले सकती। क्या कहेंगे, ये हाफिज सईद का मामला क्या है? इंडिया को वांटेड क्यों है, खासतौर पर जो 26/11 का जो अटैक हुआ इंडिया में उसको लेकर? अच्छा भाई, मैं पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखता ही नहीं हूँ, पॉलिटिकल न्यूज़ देखता ही नहीं हूँ। और वैसे भी एक चीज़ है, क्योंकि हम जो यंग जनरेशन है यहाँ पे, हम लोग गेस कर ही नहीं सकते कि ऊपर बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। चल क्या रहा है? तो हम लोग ये जितनी मर्जी क्या सर ये कर लें, ये गलती होंगी। क्योंकि मुझे नहीं पता हाफिज सईद क्या कर रहा है, उसकी तंजीम क्या कर रही है और वो क्या करना चाह रहे हैं, इंडिया क्यों चाह रहा है, और 26/11 के पीछे हाथ एक्चुअल है भी है कि नहीं है, ये मैं बता ही नहीं सकता। अगर मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे कहूँ, साबित हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट में कि भाई 26/11 के पीछे या किसी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी के पीछे कोई पाकिस्तान से या हाफिज सईद हो या कोई भी हो, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर क्या आप मॉरली सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई उसे जो है वो सजा मिलनी चाहिए? नहीं भाई, मैं किसी ऐसी चीज़ को सपोर्ट करना पसंद ही नहीं करूँगा
कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो। जबरदस्त। ये देखें, जो एजुकेटेड लोग होंगे वो जज्बात में आके स्टेटमेंट नहीं देंगे, नहीं जी नहीं वो हमारा है या वो किसी का है। जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ में, चाहे पाकिस्तान में इन्वॉल्व है या पाकिस्तान के बाहर किसी भी, उससे इमेज पाकिस्तान का ख़राब होता है। हमें चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा अच्छा, आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे मुझे बताएं कि पाकिस्तानी भी रहते हैं, इंडियन भी रहते हैं, क्या इमेज क्या है दोनों कंट्रीज़ का, जो लोगों का, और कैसे दोनों कंट्रीज़ के लोगों को ट्रीट किया जाता है? वहाँ पे तो पाकिस्तानी भी जो मैंने देखे उनको तो अच्छे ट्रीट किया जाता है। लेकिन मेरी नज़र से अभी तक कोई वाक़या ऐसा नहीं गुजरा कि पाकिस्तान किसने बुरा भला कहा हो। ये इंसान के ऊपर खुद होता है, नेचर होती है इंसान की, ठीक है। अगर मैं जाके गलत करूंगा तो नाम मेरी गलती जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगी कि ये देखो जी ये पाकिस्तानी इंडियन, मेरे दोस्त भी इंडियन काफ़ी अच्छे हैं, कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करते वहाँ पे। पाकिस्तानी मैंने भी तो कोई नहीं देखे। हाँ, जिस शहर में मैं रहता हूँ शायद वहाँ पे ना, और दूसरे शहर में हूँ, मुझे इसका नहीं पता। लेकिन आप बहुत शुक्रिया बुशानी साहब। 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसके हवाले से आपसे आज बात करना चाह रहे थे और चाहता था कि आप इस पे रोशनी डालें। एक तो ये है कि भारत ने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान से कांटेक्ट किया और हाफिज सईद जो है, जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड ही इज़ अ टेररिस्ट, उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के मुताबिक, और पाकिस्तान ने भी उसको सज़ा दी हुई है। उसके बाद फिर दैट वाज वन ऑफ द रीजंस पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से जो रिमूव किया गया था। लेकिन भारत ने पाकिस्तान से उसको कहा जी कि हमारे हवाले करें, जबकि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि इसमें तो हमारी और आपकी ट्रीटी कोई नहीं है, तो आप ये सवाल ही कैसे कर सकते हैं कि किसी बंदे को हमारे हवाले करें। इसके लिए जारी बात है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है, दोनों ममालिक की ट्रीटीज साइन होती हैं, तो फिर आप जाके कर सकते हैं। तो इट मीन्स कई लोगों का कहना यह है कि ये बेसिकली इलेक्शन ईयर है, तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से एक बेसिकली माहौल गर्म किया जा रहा है कश्मीर और पाकिस्तान के हवाले से। तो उन्होंने कहा जी इस तरह की शुरशुरी छोड़ दो ताकि एटलीस्ट मीडिया में हेडलाइंस बने एंड सो। पहले ज़रा बरिस साहब इस पे ज़रा रोशनी डालें कि ये जो हाफिज सईद वाला और प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये जो डिप्लोमेसी है, इससे क्या कोई पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं, जबकि लीगली और जिसे वो कहते हैं कोई ऐसी चीज़ ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं थी? नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई इस तरह का मायदा मौजूद नहीं है, लेकिन मायदा ना मौजूद होना इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़। मायदा मौजूद होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बैनुल-अक़वामी कानून में कोई ऐसी सीख नहीं है जिसके मुताबिक दो मुल्क जो हैं वो आपस में कैदियों के तबादले या मुलज़मीन के तबादले सिर्फ इस सूरत में कर सकते हैं कि उसमें मायदा हो। मायदा एक प्लस पॉइंट है। मसलन इंग्लैंड और पाकिस्तान अगर चाहें तो वो अपने दरमियान एक मायदा कर सकते हैं कि हम लोगों को एक्सचेंज करते हैं, और अगर उन्होंने कल किसी को एक्सचेंज करना है तो वो आज बैठ के एक पेपर साइन कर सकते हैं कि आप भी इन एक्सचेंज हमें करेंगे। तो मायदा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक जस्ट रेसिप्रोकल अंडरस्टैंडिंग या अरेंजमेंट आप इसको कह सकते हैं। इसके लिए जो इंडिया ने, और इसकी बहुत सारी एक्सेप्शंस भी हैं, तो इसमें ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के इश्यूज हैं, इसमें बहुत सारी ऐसे मुल्ज़म हैं जो इसकी एक्सेप्शन में आते हैं। तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि इंडिया ने दहशतगर्दी के हवाले से ही नहीं बल्कि इसके मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी बात की है। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पे डिपेंड करता है, जिस तरह के अभी रिसेंटली इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान हुआ था या दीगर कई मुल्कों के दरमियान होता है आए दिन, अमेरिका और दीगर कंट्रीज के दरमियान, कि जहाँ मायदा नहीं भी होता वहाँ वो बैठ के एक पेपर साइन कर लेते हैं। इसकी लगी बंदी शर्तें होती हैं कि जी इस कैटेगरी में जितने लोग आते हैं अगर वो आपके मुल्कों में वांटेड हैं तो हम आपके हवाले करेंगे, और अगर हमारे में हैं तो आप करेंगे। उस मायदे के बगैर प्रॉब्लम ये होता है कि बंदा कोर्ट में जा सकता है, तो कोर्ट में जाके तो कोर्ट फिर उसको रिलीफ दे देते हैं कि जी ऐसा कोई मायदा है ही नहीं, आप एक तरफा तौर पे इसको हवाले क्यों कर रहे हैं। जबकि अगर मायदा हो तो बंदा कोर्ट में चला जाए तो फिर कोर्ट उसको रिलीफ नहीं दे सकता। ये इसमें एक टेक्निकल इशू जो है ना वो मौजूद है। लेकिन मेरे नज़दीक ये इंडिया को ना ये उम्मीद है
कि हाफिज सईद को पाकिस्तान हवाले करेगा, ना कोई इस तरह की बात है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल एक तरह का उनको लेवरेज है जो मिल रहा है। चूंकि इस तरीके से ये इशू उठा के, तो इससे दो चीज़ें वो साबित करते हैं। एक ये कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के लोग पनाह गज़ीन हैं, शेल्टर में हैं, तहफ़्फ़ुज़ में हैं, जो इंटरनेशनल क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है इंटरनेशनली कोऑपरेशन जो इस तरह की चीज़ों में होता है। विच ब्रिंग्स टू द पॉइंट कि क्या ये पाकिस्तान के लिए अगेन जैसे कि मैंने कल परसों किसी शो में कहा था और आप बड़े हंसे थे उस पर, कि क्या ये पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है? जिस चीज़ को आप मुसीबत समझ रहे होते हैं उसको फ्लिप करके तो कहीं दफ़ा वो अपॉर्चुनिटी भी नज़र आती है। तो उसमें जो है वो पाकिस्तान ये कह सकता है कि ठीक है जी, आपको हमारा कोई भी जो आदमी चाहिए, अगर उसके खिलाफ आपके पास इनफ डॉक्यूमेंटेशन है, प्रूफ हैं, तो आप हमें मुहैया करें तो हम आपको बिल्कुल देंगे, लेकिन पहले बैठ के आप हमसे मायदा कर लें कि अगर हमें चाहिए होगा तो फिर आप भी ऐसे ही करेंगे। तो हमें चाहिए होगा का पहली बात यह है कि इस तरह की बहुत कम लोग हैं जो इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि इस तरह हुई है, तो इसलिए पाकिस्तान इसको आप समझ लें कि एक तरह का एट पार नहीं समझता इंडिया के साथ कि वो मायदा करे, बल्कि बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज। इंडिया एक इतनी बड़ी फहरिस्त बना सकता है कि पाकिस्तान को चार्टर तैयारे मुमकिन है 50-60 जो है हायर करने पड़े इतने बड़े लोगों को पार भेजने के लिए। वो तो मैं पाकिस्तान भी कोई ना कोई लिस्ट बना ही लेगा, माजी में बहुत से ऐसी एक्टिविटीज हैं। हाँ, तो इसलिए जो है वो मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी है, इसका इलेक्शन का पहलू भी है, लेकिन ये तो होता है ना क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हैं, लेकिन एक पहलू होता है जब आप इसको पॉजिटिवली देखते हैं कि इस तरह के मुतालबात उठाए जाने चाहिए। किसी भी मुल्क में इस तरह के लोगों को जो है ना वो शेल्टर मुहैया करना, एक तरह की आसानियाँ मुहैया करना, फैसिलिटेट करना, उन पे चार्जेस हों, कोई दूसरा मुल्क उन पे क्लेम कर रहा हो और उनके पास इनफ प्रूफ हो, तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में कोऑपरेशन होना चाहिए और कोऑपरेशन के नतीजे में मायदा भी हो सकता है। और मायदे की सूरत में जो है वो आप उनको, इसमें जल्दबाजी कोई नहीं होती, ऐसे मामलात कई सालों तक चलते रहते हैं, तो उस सूरत में आप उनको वो कर सकते हैं। एक दूसरा ये है कि जब इस तरह की डिस्कशन होगी तो खुद पाकिस्तान के अंदर जो आपकी रूग जो अनरूली किस्म की एस्टेब्लिशमेंट का जो सेगमेंट है उसके लिए भी एक चैलेंज बनेगा, क्योंकि उन लोगों ने भी मजाक बनाई हुई है। पाकिस्तान में तो ये हाल है ना कि एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ सेगमेंट्स अपने तौर पे उन्होंने बड़े बड़े काम किए हुए हैं, अपने तौर पे लोगों को आशीर्वादें दी होती हैं, शेल्टर दिए होते हैं, फैसिलिटेट किया होता है, जिसका मुमकिन है स्टेट को एज ए स्टेट, और पाकिस्तान में ये डिफाइन करना कि व्हाट इज ए स्टेट एक बहुत बड़ा जाइगेंटिक किस्म का एक टास्क है, क्योंकि वहाँ जो जिसके हाथ में कोई ताकत है वो अपने आप को स्टेट कहता है। तो ये डिसाइड कौन करेगा? लेकिन आप देखें सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एस्टेब्लिशमेंट जिसमें फौज का एक हिस्सा शामिल है, वो अपने अपने तौर पे कुछ लोगों को नेक लोग समझते हैं और वो ये समझते हैं कि स्टेट उनके साथ ज्यादती कर रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो डीप स्टेट का तस्वर है वो स्ट्रांग होता है और लोग एक ख़ास किस्म के शेडो में ऑपरेट भी करते हैं और जो है वो आगे चलते भी हैं, इस तरह की हरकतें भी कर बैठते हैं, जिसका ज़रूरी नहीं कि उसमें स्टेट का हाथ हो, लेकिन स्टेट की एक सेगमेंट का हाथ होता है। अब ये एक क्लासिकल एग्जांपल जो है इस वक्त डिस्कस हुई थी जब बिन लादेन को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पकड़ा था, तो उस वक्त कुछ लोग ये कहते थे कि जी एक ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल था जिसका ताल्लुक तो बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट से है, लेकिन उन्होंने पूरी स्टेट को एतमाद में नहीं लिया था, जो कि ऐसे मामला में होता भी नहीं तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के चैलेंजेस आएंगे तो फिर पाकिस्तान में एक जो है ना वो इसको रेक्टिफाई करने का प्रोसेस शुरू होगा।
उसमें फिर ऐसे लोगों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा जो अपने तौर पे इस तरह की हरकत और सकनात करते हैं और अपने तौर पे मुख्तलिफ पैकेट्स क्रिएट कर देते हैं, अपनी बोलियां बोलते हैं। इसमें बड़े बड़े लीडर भी शामिल है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं आजकल, उधर जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अनवारुल हक साहब, उन्होंने अभी अभी 3-4 दिन पहले पार्लियामेंट में कहा है कि हम जनाब जो है मोदी को घर में घुस के मारेंगे। भाई आपके पास एक सिपाही नहीं, फौज नाम की कोई चीज नहीं है। कौन से ऐसे पहलवान आपने रखे हुए हैं या कौन सी ऐसी खुफिया आर्मी आप रन कर रहे हैं? आज़ाद कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1974 का, उसके अंदर कहीं कोई किसी मसल्ला अफवाज या किसी तरह की इजाजत ही नहीं है। आपका जो महकमा दफा है, डिफेंस है, उसको पाकिस्तान चलाता है। तो ये बयान आप कैसे दे सकते हैं कि हम मोदी को जो है वो घर में घुस के मारेंगे? अब ये देखें ना, इस तरह के जो पैकेट क्रिएट हुए हैं, इनसे फर्क क्या पड़ता है कि वहां का आज़ाद कश्मीर का नौजवान जो है ना, वो उसके जहन में वाह जी वाह, क्या ही बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो बड़े जो है वो दिलेर किस्म के आदमी है। हालांकि इस तरह का बयान देने वाले आदमी का एहतसाब होना चाहिए कि आप जरा आए जी, बैठें, वजाहत करें कि आप कैसे घुस के मारेंगे। आपको पहलवान हैं, को कमांडो हैं, लेकिन या मिनिस्टर वो तो इंडिया में भी वो करते हैं, वो राजनाथ सिंह भी अगले दिन उनका कह भी देता होना है, चाहिए। अमित शाह भी कह देता है। ये तो पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट्स होती हैं, मेरा ख्याल है इनको कोई वैल्यू तो नहीं नहीं, होती। उनको आप ना कंपेयर करें जी। अमित शाह की स्टेटमेंट है तो उसके पास फौज है, तो वो अगर कहेंगे हम घुस के मारेंगे तो फौज है ना। आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी, क्या पाकिस्तान आर्मी जो है मिलिट्री, वो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। अब ये जो बातें हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है जिनको हम डिस्कस नहीं करते। और जो झूठ का एक कल्चर हमने क्रिएट किया हुआ है, जालसाजी का कल्चर हमने क्रिएट किया है, कुछ कही जाओ, लोगों को मिसगाइड करी जाओ, उनको मरवाई जाओ। अब ये उसने इस कॉन्टेक्स्ट में किया है कि ये जो पुंछ और राजौरी में अभी रिसेंटली जो वहाँ पे कुछ लोग मारे गए हैं और जो है वो मिलिटेंसी के हवाले से, तो उस पे बात चल रही है, तो उसके जवाब में उन्होंने जो है, तो इस तरह की चीजें जो है ना, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि हर आदमी अपना एक पैकेट क्रिएट करके बैठा हुआ है। तो ये जो चैलेंजेस अगर इस तरह के होंगे तो उसके नतीजे में जो है ये मोमन है तो लड़ता है बेतेग वाली कहानी थोड़ी पीछे हटेगी, और जो आदमी कॉम्पिटेंट है, जिसके हाथ में इख्तियार है, वो बात करेगा।